सुबह का वक्त अनुप्रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसका फोन बजा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटकर बेड के पास आई और बेड पर लगातार बज रहा अपना फोन अपने हाथ में ले लिया। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर अनुप्रिया के चेहरे का रंग बदल गया। हेलो। अनुप्रिया कॉल को रिसीव कर कान पर लगाती हुई बोली। तभी सामने वाले ने कुछ कहा तो अनुप्रिया बोली, ओके मैं आती हूँ। यह बोलकर उसने अपना फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि आज इतने सालों बाद ये खुद से उसे बुला रहे हैं, पर क्यों? वो तैयार होकर बाहर आई। अनुराग वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और नाश्ता कर रहा था। वो भी उसके पास आकर बैठ गई और अपना नाश्ता प्लेट में निकालते हुए बोली, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, कुछ ज़रूरी काम है मुझे, तो आज खुद ही संभाल लेना। पर क्या ज़रूरी काम है? अनुराग अनुप्रिया की तरफ देखता हुआ बोला। तो अनुप्रिया उसे घूरते हुए बोली, इट्स माई पर्सनल वर्क, सो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। हाँ तो ठीक है ना, अगर नहीं बताना तो मत बताओ। अनुराग मुंह सिकोड़ कर बोला और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। अनुप्रिया भी अपना नाश्ता करती हुई किसी सोच में गुम हो गई थी। कुछ टाइम बाद अनुराग ऑफिस जा चुका था और अनुप्रिया भी अपना पर्स लेकर नीचे आ गई थी। पार्किंग के गाड़ी निकाली और वहां से चली गई। कुछ टाइम बाद वो कश्यप मेंशन के बाहर खड़ी थी। थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर आ गई। जब वो हॉल में आई तो वहाँ पहले से ही विपिन जी बैठे हुए थे। आराध्या जी और साबी अपने अपने रूम्स में थी। आज साबी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो इसलिए वो गई नहीं थी ऑफिस। अंकल, आपने बुलाया? अनुप्रिया उनके पास जाकर बोली। तो विपिन जी अपने हाथ में पकड़ी बुक को बंद करके रखते हुए बोले, हाँ आओ, मैं आपका ही वेट कर रहा था, अपने पास बैठने का इशारा करके। आओ बैठो यहाँ आकर। नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे आपने बताया नहीं कि क्यों बुलाया है मुझे। पहले यहाँ आकर बैठो, उसके बाद बात करते हैं। विपिन जी एक बार फिर बोल उठे। इस बार अनुप्रिया बिना कुछ बोले उनके पास बैठ गई। मैंने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि इस वक्त साबी और अनुराग के रिश्ते में कितनी दूरियां आ गई हैं, सिर्फ एक बिना मतलब की बात के लिए। मैं जानती हूँ अंकल, मैं अनुराग को बहुत समझाती हूँ कि वो वापस आ जाए यहीं। इस टाइम साबी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए ही लौट जाए, पर वो नहीं सुन रहा है मेरी। हर बार इग्नोर कर देता है, बस जिद पर अड़ा हुआ है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत रह लिया वहाँ। आज मैं उसे कैसे भी करके वहाँ से यहाँ भेज दूंगी। विपिन जी की बातों के बीच अनुप्रिया अपनी बात रखती हुई बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से आप भी हमारे साथ यहीं रहेंगी। यही बात करने के लिए मैंने आज आपको बुलाया था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विपिन जी बोले, पर उनकी यह बात सुनकर अनुप्रिया हैरान रह गई थी। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ आपकी हैरानी अनुप्रिया। शायद मुझे समझने में बहुत देर हो गई बेटा। अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अंकल, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रहने दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अनुप्रिया विपिन जी के हाथों को नीचे करते हुए बोली। तो विपिन जी अनुप्रिया के सर पर हाथ रखकर बोले, माफ कर दो अपने अंकल को बेटा, जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो नहीं दे सकता, या यूं कहूँ कि शायद मैं आपको कभी अपना ना पाया। आपको खुद की बेटी ना सोचकर हमेशा बुरा बर्ताव किया, जबकि आप हुई तो मेरी और आराध्या जी की शादी के बाद ही। पर ना जाने क्यों मैंने आपको अपना माना ही नहीं। कुछ मेरी कमी थी और कुछ समाज के डर से मैंने यह बात हमेशा छुपाई कि आप आराध्या जी की बेटी हैं। उनकी पहली शादी से, लोगों के डर से कि कहीं वो हम पर उंगली ना उठा दें। यही सोचा कि कहीं हमारे खानदान की समाज के सामने बेइज्जती ना हो जाए। लोगों की बातों के डर से, इसी कारण से मैंने आपको आपकी मम से भी अलग कर दिया। अगर कल साबी मुझे यह एहसास ना कराती तो मैं हमेशा गलत करता रहता। मुझे एहसास है मेरी गलती का, हो सके तो माफ कर दो। ये बोलते हुए विपिन जी ने गिल्ट में अपना सिर झुका दिया था और अनुप्रिया की आंखें नम हो चुकी थी। कोई बात नहीं अंकल, आपको एहसास है मेरे लिए, वही काफ़ी है। पर सच बताऊं, मैंने आपसे कुछ नहीं चाहा सिवाय पापा के प्यार के। मैं हमेशा से चाहती थी कि आप भी मुझे अनुराग की तरह प्यार करें, उसकी तरह मेरे भी नखरे उठाएं।
मैं भी आपको अनुराग की तरह पा कहूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के सामने मुझे अपनी बेटी कहें या नहीं। मुझे सिर्फ पापा का प्यार चाहिए। ये बोलते बोलते वो फपक पड़ी थी और विपिन जी के सीने से लग चुकी थी। विपिन जी ने भी उसके सर को प्यार से सहला दिया था। वहीं खड़ी आराध्या जी और साबी दूर से ही सब सुन और देख रही थी। उन दोनों की भी आंखें नम हो चुकी थी। आराध्या जी साबी की तरफ देखकर बोली, थैंक यू बेटा। अगर आप ना समझाती विपिन जी को तो शायद ही वो अनुप्रिया के साथ। खैर, आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी की असली हकदार आप हैं साबी। सिर्फ आप। नहीं मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस पाको ये समझाया कि अगर आपकी जगह मैं होती और अनुप्रिया की जगह अपने पेट पर हाथ रखकर, ये जो मेरी कोख में है वो, और अगर कोई मेरे बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करता तो उन्हें कैसा लगता। इसी बात ने पाको एहसास दिया। साबी हल्की मुस्कुराकर बोली, जो भी हो साबी, पर आप मेरे लिए और मेरे घर के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। आराध्या जी साबी के गालों को प्यार से छूती हुई बोली तो साबी मुस्कुरा दी। दोनों अनुप्रिया और विपिन जी के पास आ गईं। विपिन जी ने अनुप्रिया को खुद से अलग किया और उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। तभी उनकी नज़र आराध्या जी पर गई तो वो उनके सामने भी हाथ जोड़कर बोले, मैं आपका भी गुनहगार हूँ। हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। प्लीज़, आप ऐसा ना कहें। मैं तो यही चाहती थी कि आप अनुप्रिया को बेटी की तरह प्यार करें। पर देर आए दुरुस्त आए। आराध्या जी उनके हाथों को पकड़कर बोली, अच्छा, अब आप सब ज़्यादा इमोशनल ना होइए, वरना मैं रो दूंगी। साबी माहौल को लाइट करती हुई बोली, अब से आप भी मुझे पा कहेंगी, जैसे साबी और अनुराग कहते हैं। विपिन जी अनुप्रिया के सर पर हाथ फिराते हुए बोले तो अनुप्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आराध्या जी और साबी भी वहीं बैठ गईं। अब चारों हंसी खुशी बात कर रहे थे। अनुप्रिया भी बहुत खुश थी आज। तभी आराध्या जी बोली, मैं अनुराग को भी बताती हूँ। ये बोलकर वो उठी और अपने रूम में चली गई। अनुप्रिया साबी की तरफ देखकर मजाकिया अंदाज में बोली, अरे साबी, मैं तो कहती हूँ कि तुम ना उसे छोड़ ही दो। फालतू में इतना झंझट लेकर रखा है। साबी विपिन जी की तरफ देखकर बोली, पा, कल मैंने आपसे डिवोर्स के बारे में बात की थी तो आपने कहा था कि थोड़ा और सोच लूं। तो अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अनुराग से डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स के पेपर रेडी करवा दीजिए। साबी की बात सुनकर विपिन जी का कोई रिएक्शन नहीं था, पर अनुप्रिया चौंक गई थी। अरे अरे, मैं मजाक कर रही हूँ साबी, तुमने तो इसे सीरियसली ही ले लिया। हाँ दी, मैं सीरियस ही हूँ। आई वांट डिवोर्स। साबी बिना किसी भाव के बोली। अनुप्रिया हैरानी से साबी को देखती ही रह गई। साबी उठी और बिना कुछ कहे रूम में चली गई। अंकल, मेरा मतलब है पा, ये साबी क्या बोल कर गई है? क्या यह सच में? अनुप्रिया ने अपनी बात आधी ही छोड़ दी तो विपिन जी ने हाँ में सिर हिला दिया। अनुप्रिया के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी। शाम का वक्त अनुप्रिया, आराध्या जी और विपिन जी तीनों बाहर गार्डन में बैठे हुए थे। अनुराग को भी सब पता लग गया था, इसलिए वो ऑफिस से ऑफ होते ही घर आ गया। जब उसने देखा कि सब गार्डन में ही हैं तो वो भी वहीं आ गया। हेलो पा, हेलो मॉम, कैसे हैं आप दोनों? अनुराग वहीं रखी चेयर पर बैठता हुआ बोला तो विपिन जी उसकी तरफ देखकर नाराजगी से बोले, आ गई याद अब हमारी आपको। सॉरी पा, अनुराग अपने दोनों कानों को पकड़कर बोला। कोई बात नहीं। विपिन जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले। अनुराग, चाय पियोगे? आराध्या जी मुस्कुराकर बोली तो अनुराग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और अनुप्रिया की तरफ देखकर बोला, तो इसलिए आज आप ऑफिस नहीं आई थी? ये था आपका पर्सनल वर्क, पर आप छुपा नहीं पाई मुझसे। देखा, पता लग गया ना मुझे। हाँ तो क्या हुआ? अनुप्रिया अपने कंधों को उचकाती हुई बोली। ये लो अनुराग, चाय। आराध्या जी वहीं रखी केतली से चाय कप में डालती हुई बोली तो अनुराग ने भी मुस्कुराकर वो चाय का कप उठा लिया था। अनुराग ने चाय की एक सिप ली ही थी कि अंदर से साबी की आवाज आई, जो आराध्या जी को अंदर बुला रही थी। साबी की आवाज सुनकर आराध्या जी उठी और अभी आने का बोलकर अंदर चली गई। अब साबी को भी आराम से मना लूंगा, अनुराग मन ही मन में बोला और अपनी चाय पीता रहा। मॉम, एक बार ये चेक कर लीजिए, खाने की तरफ इशारा करके।
सब रेडी है। अगर कुछ कमी है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है मुझे अपनी, इसलिए रूम में जा रही हूँ। अंदर आती आराध्या जी की तरफ देखकर साबी बोली, ये सब तो मैं देख लूंगी बेटा, पर आपकी तबीयत को क्या हुआ अचानक? सुबह से ही खराब है। आप कहें तो हॉस्पिटल चलें? आराध्या जी साबी के गाल पर हाथ रखकर उसके लिए अपनी फिक्र जाहिर करती हुई बोली। तो साबी मुस्कुरा दी और बोली, नहीं मॉम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर से फ़ोन पर ही पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा आराम करना है। शायद वीकनेस की वजह से तबीयत खराब हो। आप फिक्र मत कीजिए, अगर ज़्यादा होगी तो मैं आपको बोल दूंगी। पर बेटा, ऐसे लाइट में ही नहीं लेना चाहिए। मैं समझती हूँ मम आपकी फिक्र, पर सब ठीक है। साबी बोली तो आराध्या जी ने बस अपनी गर्दन हिला दी। साबी किचन से निकलकर अपने रूम में आ गई और बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद विपिन जी, अनुराग और अनुप्रिया अंदर आ गए थे। अनुराग कपड़े चेंज करने का बोलकर अपने रूम में आ गया। जैसे ही उसने अपने कदम रूम में रखे, सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई साबी पर गई। तो वो मुस्कुराया और साबी की तरफ बढ़ गया। किसी और की आहट पाकर साबी ने अपनी आंखें खोली तो अपने पास अनुराग को खड़ा पाया। वो कुछ नहीं बोली और उठकर बैठ गई। क्या हुआ आपको? अभी थोड़ी देर पहले तो आप नीचे थे और अब यहाँ? तबीयत ठीक नहीं है, साबी दूसरी तरफ देखकर बोली। तो अनुराग ने चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर साबी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस देख रहा था। अनुराग उसकी तरफ देखकर बोला। तो साबी रूखेपन से बोली, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ, तो ये झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाइए। यह बोलकर साबी ने अनुराग का हाथ छोड़ दिया। अनुराग समझ गया था कि साबी उससे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए वो उसके पास बैठा और बोला, आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलें? आपको अच्छा लगेगा और चेंज भी हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। अनुराग की बात सुनकर साबी तुरंत जवाब देती हुई बोली, अच्छा ठीक है, डिनर पर नहीं तो डिनर के बाद आइसक्रीम खाने चलें? अनुराग मुस्कुराकर बोला, पर साबी ने इस बार भी मना कर दिया और बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। किसे झूठ बोल रही हैं कि आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? मुझे अच्छे से पता है कि आप आइसक्रीम की कितनी शौकीन है। अनुराग साबी के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, आपको एक बात समझ नहीं आ रही है क्या, कि मुझे मत छुइए? साबी अनुराग का हाथ झटककर हल्के गुस्से में चिल्ला पड़ी। साबी, आई एम सॉरी ना, अब भूल भी जाओ और छोड़ो नाराजगी को। अनुराग अपने दोनों कानों को पकड़कर बोला। तो साबी मौक करते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अच्छा है ना अनुराग? गलती करो और हर बार एक छोटा सा वर्ड बोल दो, बंदा मान जाए तो एक बार फिर से गलती करो और सॉरी बोल दो। एक्सपेक्टेशन रखो कि सामने वाला माफ भी कर दे, चाहे आपने उसके इमोशंस को या फिर उसके दिल को कितना ही हर्ट क्यों ना किया हो। राइट? कितना आसान है ना अनुराग? हर बार गलती करो और हर बार सॉरी बोल दो। क्या आप सॉरी बोलते हुए थकते नहीं हैं? मैं समझ रहा हूँ साबी आपकी नाराजगी को। क्या सच में समझ रहे हैं? गुस्से में उसकी तरफ देखती हुई। नहीं नहीं अनुराग, आप समझते ही तो नहीं हैं। अनुराग की बात को बीच में ही काटकर साबी बोली, अब ये ज्यादा ओवर हो रहा है। इतनी बात है नहीं जितना आप इसे बढ़ा रही हैं। अनुराग नाराजगी से बोला, मैं बढ़ा रही हूँ? क्या सच में? जी हाँ, आप बिल्कुल बढ़ा रही हैं। इसे यहीं छोड़ते हैं अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात और आगे बढ़े। यह बोलकर अनुराग चुप हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद साबी बोली, इंसान को हमेशा उसकी कदर होती है जो चीज़ उसके पास नहीं होती। यही है ना अनुराग? यह बोलकर साबी नम आंखों से अनुराग की तरफ देखने लगी और अनुराग उसे कंफ्यूजन में देख रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ यहाँ पर। क्या मतलब? जब मेरी और आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आप हमेशा मेरे सामने रहने की कोशिश करते थे। रातों को घर भी आते थे मुझे देखने। उस टाइम आपका प्यार अलग था अनुराग, क्योंकि उस टाइम मैं आपके पास नहीं थी, इसलिए आपको मेरी बहुत कदर थी। जब से शादी हुई है, आपका प्यार, आपकी बात करने का तरीका, मेरे साथ आपका बिहेव, सब कुछ बदल गया है। अनुराग की आंखों में देखते हुए,
अब तो इन आंखों में मुझे खुद के लिए प्यार भी नजर नहीं आता है जैसा पहले था। क्यों अनुराग? ऐसा कुछ नहीं है साबी, आप कुछ भी सोच रही हैं। मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ अनुराग, बल्कि यही सच्चाई है। आई लव यू ना साबी। आई लव यू बोलने मात्र है आपके लिए। अनुराग की बातों को बीच में ही काटती हुई बोली। आप इसलिए ऐसा बोल रही हैं ना कि मैंने अनुप्रिया के लिए स्टैंड लिया, और यही बात शायद आपको पसंद नहीं आई। इस बार अनुराग गुस्से में बोला। तो साबी उसकी बात सुनकर बोली, मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ, गुस्सा नहीं हूँ कि आपने अनुप्रिया दी के लिए स्टैंड लिया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ अनुराग कि आपने ये किया। पर क्या आपकी मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी जो आप मुझे यहाँ छोड़कर चले गए? एक बार आपने मुझसे कहा था ना कि मैं समीर और समीरा के बारे में सबसे पहले सोचती हूँ और बाकी सबके बारे में बाद में। आपको भी मैं बाद में ही रखती हूँ, याद है या नहीं? शायद आप भूल गए हैं, पर मुझे याद है अनुराग, क्योंकि आपकी इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया था। तो अब आपने भी वही किया। आपने अनुप्रिया दी को सबके पहले रखा और मुझे बाद में। आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोई ताना दे रही हूँ अनुराग, मुझे कोई गिला नहीं है अब उस बात पर। जब बात आप पर आई तो हल्का सा हंसकर, सब चलता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि बोलने का हक तो सिर्फ आपका ही है, गुस्सा करने का भी आपका। पर कम से कम मेरे बारे में ना सोचकर, अपना हाथ पेट पर रखकर इसके बारे में ही सोच लेते। मैं ये नहीं कह रही कि मम और पा ने मेरा ध्यान नहीं रखा या फिर मेरा ख्याल नहीं रखा। उन दोनों ने सब कुछ किया इन 3 महीनों में। पर क्या इस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत नहीं थी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे आपकी, पर आप नहीं थे मेरे पास। नहीं थे आप। इसे प्यार कहते हैं। ये प्यार नहीं है, सिर्फ एक जिद है। मैं सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शन हूँ जिसमें मुझे अब रहना ही नहीं है। मुझे बहुत घुटन हो रही है यहाँ। ये बोलते हुए साबी फूट फूट कर रोने लगी थी। अनुराग से तो मानो कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था। एक भी शब्द उसके मुंह से ही नहीं फूट रहा था। वो अपना बस साबी को रोता हुआ देख रहा था। साबी की हर बात उसे किसी खंजर की तरह दिल पर लग रही थी। कुछ देर बाद अनुराग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और साबी के कंधे पर रखा, पर हर बार की तरह इस बार भी साबी ने उसका हाथ झटक दिया था। प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए, साबी रोते हुए ही बोली। तो अनुराग वहां से उठा और बाहर निकल गया। वो नीचे आया और वहीं बैठे विपिन जी से बोला, पा, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। आप सब फिक्र मत कीजिएगा, डिनर करके सो जाइएगा। थोड़ा लेट होगा पर मैं आ जाऊंगा। यह बोलकर बिना विपिन जी का कोई जवाब सुने वो वहां से चला गया। विपिन जी पीछे से उसे आवाज लगाते ही रह गए। सुबह का वक्त। साबी अपने बैग में अपना सारा सामान रख रही थी, या यूं कहें कि वो अपना बैग पैक कर रही थी, और अनुराग बेड पर सो रहा था। क्योंकि वो रात को बहुत लेट घर आया था, तो इसलिए वो अभी भी सो रहा था। उसने बैग पैक करके साइड में रखा और एक बार पूरे कमरे को स्कैन किया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। फिर वो नीचे आ गई। विपिन जी हॉल में ही बैठे हुए थे। उनके हाथों में कुछ पेपर्स थे जिन्हें वो बिना किसी भाव के देख रहे थे। गुड मॉर्निंग पा, पेपर्स रेडी हैं? साबी उनके पास आकर बोली। रेडी तो हैं, पर आई नो आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने सोच लिया है, बस अब और नहीं सोचना चाहती हूँ इस बारे में। साबी बिना किसी भाव के बोली। ये हैं वो पेपर्स। विपिन जी ने वो पेपर्स साबी की तरफ बढ़ा दिए, तो साबी ने उन पेपर्स को लिया और वहीं रखा पेन उठाकर उन पर साइन कर दिया। उन पेपर्स को लेकर वो वापस रूम में आ गई। जब वो रूम में वापस आई तो अनुराग अभी भी सो रहा था। उन पेपर्स को उसने अनुराग के साइड में रखा और अनुराग की तरफ देखकर बोली, ये करना पड़ रहा है अनुराग, क्योंकि आपने मुझे मजबूर कर दिया ये करने के लिए। अपनी आंखें साफ की और एक गहरी सांस लेकर बाय बोलकर उसने अपना बैग लिया और उसे लेकर नीचे आ गई। एक बार और सोच लो साबी बेटा, विपिन जी साबी के नीचे आते ही बोले। तो साबी ने नामे अपना सिर हिला दिया। साबी, आप कहाँ जा रही हैं बेटा? आराध्या जी जब वहां आई तो साबी को उसके बैग के साथ देखा तो वो उससे पूछे बगैर रह नहीं पाई। उनकी बात सुनकर साबी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मॉम, घर जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा?
सब ठीक तो है ना? तू अचानक? आराध्या जी थोड़ा हैरान होकर बोली। मम, मैं डिवोर्स ले रही हूँ अनुराग से, तो इसलिए अब से यहाँ नहीं रहूंगी। साबी उनकी तरफ देखकर बोली। क्या? आराध्या जी हैरानी के साथ बोली। तो साबी ने धीरे से अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी, पर आराध्या जी ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया था। आप ऐसा नहीं कर सकती साबी, वो भी इस मोड़ पर आकर, जब आप दोनों पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। आप जानती भी हैं कि फ्यूचर में क्या असर होता है आपके बच्चे पर। ना जाने कितने ही ताने सुनने पड़ेंगे उसे। क्यों लिया आपने ये फैसला? क्या हो गया ऐसा? आराध्या जी नाराजगी से बोली। तो साबी उनका हाथ पकड़कर बोली। सॉरी मम, पर प्लीज मुझसे इस वक्त कुछ मत पूछिए, क्योंकि शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ। आपने हमेशा मुझे एक माँ जैसा प्यार दिया है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ दें। आराध्या जी एकदम चुप सी हो गईं और खुद ही साबी के आगे से हट गईं। साबी को अपना जवाब मिल गया, इसलिए वो आगे बढ़ गईं। अगर आप अपनी करना चाहती हैं तो करिए, मैं आपको रोक नहीं रही, पर आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपको घर ड्राइवर छोड़ेगा। आराध्या जी पीछे से साबी से बोली। तो साबी ने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर निकल गई। साबी के जाते ही आराध्या जी सोफे पर धम से बैठ गई और अपना सिर पकड़ लिया। विपिन जी भी उनके पास ही बैठ गए। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। विपिन जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले। तो आराध्या जी उनके सीने से लगकर रोने लगी। वहीं पास में खड़ी अनुप्रिया, जो दूर से सब देख रही थी, उसे भी बहुत दुख हो रहा था ये सब देखकर, और उससे भी ज्यादा अनुराग पर गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से उसके रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में आकर उसने देखा कि अनुराग सब चीजों से बेखबर अपनी नींद पूरी कर रहा था। वो बेड के पास आई और गुस्से में सोते हुए अनुराग की तरफ देखकर खुद में बुदबुदाई। यहाँ पूरी लाइफ की बाट लग चुकी है इसकी, और ये जनाब सोए पड़े हैं। तभी उसकी नज़र साइड में रखे पेपर्स पर गई। उसने उठाकर देखा तो वो वही डिवोर्स पेपर थे। अनुप्रिया ने अनुराग को उठाया। क्या है अनुप्रिया, आप सुबह सुबह क्या कर रही हैं यहाँ, और मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? अनुराग झल्लाकर बोला। तो अनुप्रिया कुछ नहीं बोली, पर हाथ में पकड़े वो डिवोर्स पेपर उसके सामने कर दिए थे। अब ये क्या है? अनुराग अनुप्रिया के हाथ से वो पेपर्स लेकर जैसे ही पढ़ना शुरू किया, एक झटके के साथ उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात, अनुराग के लिए उन पेपर्स पर साबी के साइन थे। ये ये डिवोर्स पेपर्स? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। साबी मुझसे बहुत प्यार करती है, अनुराग बेसुध सा बोला। तो अनुप्रिया उसके पास ही बैठ गई और बोली। यही सच है अनुराग, साबी जा चुकी है। वो तुमसे डिवोर्स चाहती है। आप कुछ भी बोल रही हैं अनुप्रिया, ये बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानता हूँ वो चाहे जितनी नाराज हो मुझसे, पर डिवोर्स नहीं। मैं मना ही लूंगा उन्हें। यह बोलकर वो बेड से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नीचे आकर उसने साबी को किचन और बाकी जगह देखा, पर साबी वहां थी ही नहीं। वो लड़खड़ाते हुए वहीं फर्श पर गिर गया। आराध्या जी से उसकी हालत देखी नहीं गई। वो उसे संभालने के लिए उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली। संभालो अनुराग खुद को बेटा। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है आप दोनों के बीच। जो बात आज इतनी बढ़ गई है कि साबी आपसे डिवोर्स ले रही है। पर बेटा, समय रहते अगर आपको संभाल लोगे तो ही सही है, वरना बाद में सिर्फ रिग्रेट ही रह जाएगा। अनुराग बिना कुछ कहे आराध्या जी से लिपट गया और फपक फपक कर रो पड़ा। सब मेरी गलती है मॉम, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया। मैं साबी साबी को कैसे मनाऊं? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता, नहीं होना चाहता उनसे और अपने बच्चे से दूर। अनुप्रिया की भी आंखें नम हो चुकी थी अनुराग को यूं रोता देखकर। आराध्या जी भी उसके साथ ही रो पड़ी थी, पर विपिन जी किसी सोच में ही गुम थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। अनुराग ने जैसे खुद को अपने रूम में ही बंद कर लिया था। ना किसी से बात कर रहा था और ना बाहर निकल रहा था। आराध्या जी और अनुप्रिया बहुत बार जाकर अनुराग को बाहर आने का बोल चुकी थी, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। आराध्या जी ने तो सुबह से अपना सिर पकड़ा हुआ था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो रहा था।
वहीं दूसरी तरफ साबी अपने घर के हॉल में गुमसुम सी बैठी हुई थी। सामने टेबल पर कुछ फ्रूट्स रखे थे, पर वो उन्हें खा नहीं रही थी, बस एकटक देखे जा रही थी। देख तो वो उन फ्रूट्स को रही थी, पर मन में कुछ और ही चल रहा था। समीर और समीरा अभी इंटर्नशिप से वापस नहीं आए थे, इसलिए वो घर में बिल्कुल अकेली थी। आई नो, आपको अब तक सब कुछ पता चल चुका होगा और अपनी गलती भी रियलाइज हो गई होगी, पर यह महसूस कराना जरूरी था आपको। अब शायद आपको समझ आ चुका होगा कि एक रिश्ते की वजह से दूसरे रिश्ते को भूला नहीं जाता है। सभी रिश्तों की अपनी एक जगह, एक मर्यादा और एक जिम्मेदारी होती है, जिसका अर्थ शायद आपको पता नहीं है। बस यही समझाना चाहती हूँ मैं आपको। ये बोलते हुए साबी ने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर सोफे से टिका दिया। अनुराग बेटा, एक बार दरवाजा तो खोल दो, मुझे आपको देखना है बेटा। आराध्या जी अनुराग के रूम के दरवाजे पर नॉक करती हुई बोली, तो अंदर से अनुराग की आवाज आई, फिलहाल मुझे अकेला रहना है मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज जाइए। पर बेटा, डिनर के लिए तो आ जाओ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, या फिर आप बोलो तो मैं यहीं लेकर आ जाऊं। मुझे भूख नहीं है मॉम, आप सब डिनर कर लीजिए और सो जाइए प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। आराध्या जी को इस बार भी निराशा ही मिली। वो आगे कुछ नहीं बोली और वापस नीचे आ गईं। डाइनिंग टेबल पर विपिन जी और अनुप्रिया बैठे हुए थे और शायद दोनों अनुराग के आने का ही वेट कर रहे थे। आराध्या जी को अकेले आते देख दोनों को समझ आ चुका था कि अनुराग नहीं आया। वहीं अनुराग रूम में बिल्कुल अंधेरा करके बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। अपने हाथ में पकड़े एक फोटो फ्रेम को देखे जा रहा था, जिसमें वो और साबी थे। क्यों इतना बड़ा फैसला ले लिया? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? क्या इतना आसान है सब रिश्ते तोड़ देना? इतनी आसानी से आपने उस पर साइन कर दिए। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप अब मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती हैं? ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू एक के बाद एक फोटो फ्रेम के शीशे को भिगोने लगे थे। आंसुओं की वजह से अनुराग की आंखों से सब धुंधला दिख रहा था। 2 दिन बाद, इन 2 दिनों में अनुराग सिर्फ अपने रूम में ही बंद रहा। साबी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर खुद साबी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। आराध्या जी, विपिन जी और अनुप्रिया तीनों को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय समझाने के। शाम होते ही अनुराग घर के लिए निकल गया, पर आधे रास्ते में आकर उसने गाड़ी को साबी के घर की तरफ मोड़ दिया था। वहां पहुंचकर वो काफी देर तो गाड़ी में ही बैठा रहा। फिर वो गाड़ी से बाहर आया और अपने कदम साबी के घर की तरफ बढ़ा दिए। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने डोरबेल बजाई। कुछ टाइम बाद अंदर से पायलों की आवाज आई, जो लगातार बढ़ती जा रही थी। साबी के बढ़ते कदमों के साथ अनुराग के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला, अनुराग की नजर सीधा ही साबी की नजरों से टकरा गई, पर साबी ने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। ये बात अनुराग के दिल में चुभ सी गई। इतनी नाराजगी है आपको कि अब मुझे देखकर आपने अपनी नजरें ही फेर ली? अनुराग लगातार साबी को देखता हुआ बोला, पर साबी ने अनुराग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस टाइम आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? घर। घर तो फैमिली से बनता है, पर मेरी फैमिली के 2 मेंबर्स वहाँ नहीं है। अभी अधूरी है मेरी फैमिली। अनुराग थोड़ा भावुक होकर बोला, तो साबी की आंखें नम हो गईं, पर उसने अपनी आंखों की नमी को दिखने नहीं दिया। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अनुराग। मतलब है साबी। क्या आपके लिए इतना आसान है मुझसे अलग रहना? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे एहसास है मेरी गलती का। तो क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। अब शायद आपको जाना चाहिए। अनुराग साबी के करीब आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर साबी खुद ही पीछे हो गई। साबी का यूं पीछे होना अनुराग से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तड़प कर बोला, ऐसा क्या करूं जिससे आप अपना फैसला बदल दें? क्योंकि मुझे अलग नहीं होना है साबी आपसे। मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ।
उम्र के आखिरी पड़ाव तक मुझे आपका साथ चाहिए। आपका ये फैसला मुझे जीते जी मार रहा है। अलग होने के ख्याल से ही मेरा दम घुटने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अनुराग कि आपके साथ क्या हो रहा है या नहीं। ना ही मुझे इस बारे में कोई बात करनी है। साबी वहां से जाने लगी तो अनुराग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेबस नजरों से उसकी तरफ देखकर बोला, आपको फर्क पड़ता है साबी, पड़ता है आपको। तभी तो आप मुझसे अपनी नजरें नहीं मिला पा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। साबी बिना अनुराग की तरफ देखे बोली और अपना हाथ छुड़वा लिया। अनुराग ने दरवाजा बंद किया और साबी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। साबी पीछे होने लगी। अब कुछ यूं था कि साबी दीवार से सट चुकी थी और अनुराग उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और साबी की आंखों में झांकता हुआ बोला, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कह दीजिए साबी कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं। हाँ, ऐसे नहीं साबी, आंखों में आंखें डालकर। अनुराग साबी का चेहरा ऊपर करता हुआ बोला। चेहरा ऊपर होने के बाद भी साबी ने एक बार भी उससे अपनी नजरें नहीं मिलाईं। नहीं है ना हिम्मत कि मुझसे एक बार नजरें मिलाकर बोल सको कि हाँ अनुराग, मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। साबी का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर, आपकी अलग अब कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं साबी? अनुराग छोड़िए मुझे, साबी कसमसाते हुए बोली। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। अनुराग ने उसे छोड़ दिया और सीधा साबी के पैरों के पास बैठ गया और फिर उसके पैरों पर हाथ लगाकर रोते हुए बोला, प्लीज साबी, ऐसा मत करिए। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपके आपके पैर पड़ता हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। पर प्लीज ये डिवोर्स वाली बात मत करिए। मेरा क्या होगा? कैसे रहूंगा आपके बिना, अपने बच्चे के बिना? मत कीजिए। साबी एकदम जमसी गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अनुराग उसके पैरों पर गिरकर माफी भी मांग सकता है। अनुराग लगातार गिड़गिड़ा रहा था और साबी बस उसे देखे जा रही थी। वो अभी भी दीवार से सटकर खड़ी थी। धीरे से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनुराग के सिर पर रख दिया। तभी अनुराग ने अपना चेहरा ऊपर किया तो साबी की और उसकी नजरें मिली। पर दोनों को एक दूसरे के चेहरे धुंधले दिख रहे थे। साबी ने अपनी आंखें मूंद ली। अनुराग ने भी साबी का हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूम लिया। साबी उसके पास ही बैठ गई और बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। रोते हुए भी अनुराग उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसे कसके अपनी बाहों में भर लिया। एक हफ्ते बाद कश्यप मेंशन डिनर के बाद सभी हॉल में ही बैठे थे। साबी भी वापस आ गई थी और अब उसने डिवोर्स लेने का अपना फैसला भी बदल दिया था। विपिन जी अनुप्रिया की तरफ देखकर बोले, अनुप्रिया, जानता हूँ मैंने एक पापा होने की अपनी जिम्मेदारी कभी निभाई नहीं आपकी तरफ से, थोड़ा रुककर, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। पर मैं एक पापा होने की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। आराध्या जी को छोड़कर किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर विपिन जी किस बात के बारे में कह रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पा? मैं कुछ समझी नहीं। अनुप्रिया नासमझी से बोली तो विपिन जी उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हम आपके हाथ पीले करके इस घर से बड़ी ही धूमधाम से विदा करना चाहते हैं। हर बाप की तरह हम भी आपका कन्यादान करना चाहते हैं। विपिन जी की बात सुनकर सावी और अनुराग काफी खुश लग रहे थे, पर अनुप्रिया एक पल के लिए सन्न रह गई थी। माँ, अभी जल्दी क्या है? अभी तो मैं आप सबके पास आई हूँ। मुझे आप सबके साथ अभी बहुत सारी यादें बनानी है। शादी वादी का उसके बाद सोचेंगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनुप्रिया विपिन जी के कंधे पर अपना सर रखकर बोली, आई नो बेटा, पर मुझे लगता है अब आपका एकदम सही समय है शादी के लिए। अनुराग की तरफ देखकर, अनुराग आपसे 2 साल छोटा है। उनकी शादी हो गई और अब तो वो पापा भी बनने वाले हैं। वापस से अनुप्रिया की तरफ देखकर, तो मुझे लगता है आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, जिसके लिए मैंने कल घर पर लड़के वालों को बुलाया है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है और लड़का तो उससे भी अच्छा है, एकदम खरा सोना है। विपिन जी चेहरे पर हल्की स्माइल लेकर बोले तो अनुप्रिया का कुछ बोलना ही नहीं बना। अनुप्रिया की चुप्पी को विपिन जी ने हाँ समझ लिया। कुछ टाइम बाद सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे सोने।
अपने रूम में आने के बाद अनुप्रिया बेड पर लेटी हुई बार बार करवट ले रही थी। विपिन जी की बातों से वो बेचैन हो उठी थी। आधी रात के करीब सावी की आंखें खुली। वो उठकर बैठ गई और धीरे से अपना हाथ पेट पर रख लिया। उसे क्रेविंग होने लगी थी। उसने अपना ध्यान बांटने के लिए वहीं टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, पर तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने साइड में देखा तो अनुराग दूसरी तरफ करवट लेकर आराम से सो रहा है। साबी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपने फोन को साइड में ही रखा और अनुराग को उठाते हुए बोली, अनुराग, अनुराग उठिए एक बार। अनुराग उसे हिलाते हुए, अब उठ भी जाइए। क्या हुआ? अनुराग धीरे से अपनी आंखें खोलता हुआ बोला। तो साबी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बहुत प्यार से बोली, अनुराग। अनुराग ने अपनी आंखें मली और उसकी तरफ देखकर अपनी अलसाई सी आवाज में बोला, क्या हुआ? आप सो क्यों नहीं रही हैं? मुझे ना भूख लगी है, और वो भी चॉकलेट केक की। साबी अपने होठों पर अपनी जीभ फिराते हुए बोली, क्या? आर यू सीरियस साबी? सो लेट इन द नाइट यू हैव टू ईट चॉकलेट केक? अनुराग चौंक कर बोला। तो साबी ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्रेविंग हो रही है, बस खाना है तो खाना है, साबी जिद करती हुई बोली। तो अनुराग अपना सिर पकड़कर बोला, इतनी रात को कहाँ से लेकर आऊं? अब तो कोई बेकरी भी नहीं खुली होगी। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर आओ, साबी अपने कंधे मटकाती हुई बोली। सुबह लेकर आता हूँ ना, अभी सो जाते हैं। आप तो इतनी स्वीट हैं, प्लीज मेरी बात मान लीजिए और सो जाइए। अनुराग साबी को कंधे से पकड़कर वापस बेड पर लिटाता हुआ बोला। पर साबी वापस से उठकर बैठ गई और चिढ़कर बोली, आप कैसे हस्बैंड हैं? बीवी की एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते। आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। और चॉकलेट केक तो बहुत छोटी चीज है। तो चुपचाप जाइए और लेकर आइए मेरे लिए चॉकलेट केक, लगभग ऑर्डर देने के लहजे में साबी बोली। अनुराग ने लाचारी से साबी की तरफ देखा तो साबी ने उसे आंखों से ही जाने का इशारा किया। अनुराग बेड से उठा, अपना फोन और जैकेट उठाकर रूम से बाहर चला गया। अनुराग के जाने के बाद साबी मुस्कुरा दी और बेड पर लेट गई। फिर थोड़ा टाइम पास करने के लिए उसने अपना फोन उठाया और उसमें कोई मूवी देखने लगी। अनुराग पैर पटकते हुए नीचे आ गया और हॉल में बैठकर कोई ओपन बेकरी ढूंढने लगा, पर इस वक्त कोई भी बेकरी ओपन नहीं थी। हे भगवान, अब इतनी रात को कहाँ से लेकर आऊं मुंह बनाकर साबी के लिए चॉकलेट केक? होममेड बनाऊं? पर आज तक मैंने एक नॉर्मल सी कॉफ़ी तक नहीं बनाई, और यहाँ बात चॉकलेट केक की है। ये बोलते हुए अनुराग ने अपना सिर पकड़ लिया था। तभी उसने अपना फ़ोन लिया और उस पर उंगलियां चलाने लगा। यूट्यूब है ना, उस पर देखकर कुछ ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वो उठा और किचन में आ गया। किचन में आकर उसने वहीं प्लेटफॉर्म पर अपना फ़ोन रखा जिसमें वीडियो चल रहा था। जैसे जैसे वो वीडियो में बता रहे थे, अनुराग वही करता गया। थोड़ी मेहनत थी, पर 1 घंटे की मेहनत के बाद अनुराग ने साबी के लिए चॉकलेट केक बना दिया था। आ ओह, फाइनली केक रेडी। वैसे लगा नहीं था कि मैं केक भी बना सकता हूँ। बड़ी सी प्राउड स्माइल के साथ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो, अब इस केक को लेकर अनुराग, वरना साबी यहीं आ जाएगी। यह बोलकर उसने अपना फ़ोन पॉकेट के हवाले किया और केक लेकर रूम में आ गया। पर रूम में आते ही अनुराग के चेहरे की स्माइल गायब हो चुकी थी, क्योंकि साबी तो आराम से सो रही थी। क्या फायदा मेरा केक बनाने का? केक खाने वाली तो घोड़े बेचकर सो रही है। अनुराग सोती हुई साबी को घूरता हुआ बोला। केक को वहीं साइड में रखा, क्योंकि वो अब साबी की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो जैसे ही बेड पर लेटने लगा, तभी साबी नींद में ही बोली, अनुराग मुझे पानी पूरी खानी है। साबी की बात सुनकर अनुराग वहीं रुक गया और घबराकर उल्टे पांव सोफे के पास आया और वहीं लेट गया। उसने अपनी जैकेट निकालकर अपने मुंह पर डाली और खुद से बोला, वहां गया तो कहीं ये मैडम उठकर पानी पूरी ना मांगने लगे। इतनी रात को मैं अब कुक नहीं बनना चाहता, इसलिए यहीं सो जाता हूँ। यह बोलकर वो वापस सो गया था। सुबह का वक्त। आज सुबह से ही कश्यप मेंशन में लड़के वालों की आओ भगत की तैयारियां चल रही थी। विपिन जी नहीं चाहते थे कि कोई कमी रहे, इसलिए वो हर चीज खुद से देख रहे थे। दोपहर के वक्त लड़के वाले आए। विपिन जी साबी की तरफ देखकर बोली, साबी बेटा, जाओ और अनुप्रिया को ले आओ।
साबी मुस्कुराकर वहां से किचन में चली गई। जब वो किचन में आई तो वहां अनुप्रिया लाइट रेड कलर की साड़ी पहने खड़ी थी। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। दी, चले, बाहर बुला रहे हैं। साबी अंदर आकर अनुप्रिया की तरफ चाय की ट्रे बढ़ाती हुई बोली। साबी की आवाज सुनकर अनुप्रिया जैसे किसी सोच से बाहर आई। हाँ चलो, ये बोलकर अनुप्रिया ने वो चाय की ट्रे अपने दोनों हाथों से पकड़ी और साबी के पीछे पीछे चल दी। ये है हमारी अनुप्रिया। अनुप्रिया को वहां आता देखकर विपिन जी मुस्कुराकर बोले। सभी का ध्यान अनुप्रिया की तरफ चला गया। लड़के वालों को तो अनुप्रिया पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। अनुप्रिया उन सबके पास आई। उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी। अनुप्रिया ने सभी को चाय दी। जब वो वहीं अपने पेरेंट्स के पास बैठे लड़के को, जिसका रिश्ता अनुप्रिया के लिए आया था, चाय देने लगी, तभी वो लड़का बोला, सॉरी बट मैं चाय नहीं पीता। आराध्या जी तुरंत बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आप प्लीज परेशान मत होइए, वो लड़का बोला। अरे बेटा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो उठी और किचन में चली गई। अनुप्रिया को लड़के की आवाज जानी पहचानी लगी। उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखा तो वहां रुद्राक्ष बैठा हुआ था। रुद्राक्ष को वहां देखकर अनुप्रिया हैरान रह गई। तभी विपिन जी बोले, अनुप्रिया बेटा आओ मेरे पास, यहाँ आकर बैठो। जी पा, यह बोलकर वो चुपचाप विपिन जी के पास बैठ गई। आराध्या जी भी रुद्राक्ष के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। रुद्राक्ष को कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिया और साबी के पास बैठ गई, जहाँ अनुराग भी बैठा हुआ था। सभी चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ टाइम बाद रुद्राक्ष और अनुप्रिया को अकेले में बात करने के लिए रूम में भेज दिया। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रूम में आने के बाद काफी देर की चुप्पी के बाद रुद्राक्ष ही बोल पड़ा। रुद्राक्ष की बात सुनकर अनुप्रिया बेमन से बोली, पा ने कहा था कि लड़का खरा सोना है। अब जब उन्हें इतना भरोसा है तुम पर और मुझे पा पर, तो शादी करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। अपनी तरफ से अनुप्रिया यही शो कर रही थी कि वो ये शादी सिर्फ विपिन जी के कहने पर कर रही है, वरना तो उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं था। रुद्राक्ष के साथ शादी के नाम से ही उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अनुप्रिया का जवाब सुनकर रुद्राक्ष मन ही मन मुस्कुराकर बोला, झूठी कहीं की। अनुप्रिया भी दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा दी थी। कुछ टाइम बाद दोनों नीचे आ गए। रुद्राक्ष और अनुप्रिया से जब उनका फैसला पूछा गया तो दोनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया था, जिसका साफ मतलब था कि वो दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार है। रुद्राक्ष की मम्मी पापा ने जल्दी से जल्दी शादी करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि रुद्राक्ष की शादी वो जल्द से जल्द करके उसे यहाँ सेटल कर दें और फिर वो वापस अमेरिका चले जाएं। अनुप्रिया के बारे में भी रुद्राक्ष ने खुद अपने मम्मी पापा से बात की थी। फिर क्या था, नेक्स्ट डे ही रुद्राक्ष के मम्मी पापा इंडिया आ गए और विपिन जी से रिश्ते की बात की। विपिन जी ने हाँ कर दी थी। जल्दी शादी वाली बात पर विपिन जी और आराध्या जी ने अनुप्रिया से पूछा तो उसने भी हाँ कर दी थी। विपिन जी ने भी मिस्टर एंड मिसेज मेहता रुद्राक्ष के मम्मी पापा को बता दिया। आपस में ही डिस्कस करने के बाद शादी 1 महीने बाद होनी तय की। शादी की तैयारियों में 1 महीना कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। शादी के एक दिन पहले सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। विपिन जी और साबी गार्डन में बैठे हुए थे। विपिन जी साबी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। पा, आई थिंक कि आपका आइडिया बेस्ट है, क्योंकि आपका आइडिया हमेशा वर्क करता है। साबी विपिन जी की तरफ देखकर बोली। बदले में विपिन जी भी मुस्कुरा दिए थे। तभी साबी कुछ सोचते हुए बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था पा कि आपका वो डिवोर्स वाला आइडिया वर्क करेगा, पर वही आइडिया तो सुपरहिट था। आखिर बेटा है मेरा, मैं जानता हूँ कि किस बात से उसे लाइन पर ला सकते हैं। कभी कभी वो डाइवर्ट हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो करता है वो उसे ही सही मान लेता है। कुछ करने से पहले वो सामने वाले के बारे में जरा भी नहीं सोचता है, जिसका उसे बाद में पता चलता है। बस उसे उसकी गलती रियलाइज करवाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको डिवोर्स के लिए बोला था। पर वो सिर्फ एक ड्रामा था, वैसे वो दिल का बुरा नहीं है। ये बोलकर विपिन जी मुस्कुरा दिए थे तो साबी भी मुस्कुराकर बोली,
जानती हूँ पा। अच्छा, अब ये सब छोड़िए और कुछ पेपर्स उनके सामने रखकर एक बार इसे देख लीजिए। सब ठीक है ना? विपिन जी भी उन पेपर्स को देखने लगे थे। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी अनुप्रिया हैरानी से साबी और विपिन जी को देख रही थी। साबी का फोन अंदर ही रह गया था और उस पर समीरा का कॉल आ रहा था, इसलिए वो तो साबी को फोन देने आई थी, पर उसने दोनों की बातें सुन ली थी। मतलब डिवोर्स का सिर्फ एक ड्रामा था, सिर्फ अनुराग को उसकी गलती रियलाइज करवाने के लिए। ये दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि वो सिर्फ एक ड्रामा था। खैर, जो इनको ठीक लगा इन्होंने वही किया। अब जब सब हैप्पी हैं तो मैं क्यों सोचूं इस बारे में। ये बोलते हुए वो बाद में मुस्कुरा दी थी। अपना अपना काम खत्म करने के बाद सभी सोने चले गए थे अपने अपने रूम्स में। अनुराग और साबी का रूम। अनुराग बेड पर बैठा हुआ था और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी साबी को मुस्कुराकर देख रहा था। साबी बार बार अपने पेट पर हाथ लगाकर देख रही थी। चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे। अनुराग, क्या मेरा पेट बढ़ गया है? वो अनुराग की तरफ देखकर मासूमियत से बोली। तो अनुराग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। तो क्या कल शादी में मैं अच्छी भी लगूंगी? अनुराग अपनी जगह से उठा और साबी के पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोला, आप बेशक थोड़ी चबी हो गई हैं, पर बहुत क्यूट लगती हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बहुत क्यूट लग रही हैं। अनुराग उसके गालों पर किस करता हुआ बोला। तो साबी थोड़ा शर्मा गई। अब सोया जाए, रात बहुत हो गई है और कल अनुप्रिया दी की शादी भी है। थोड़ा रेस्ट जरूरी है। अनुराग साबी को बेड पर लेटाता हुआ बोला और खुद भी लाइट्स ऑफ करके साबी के पास ही लेट गया था। साबी ने अनुराग की तरफ करवट ली और उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। क्या हुआ? अनुराग उसके सर को सहलाता हुआ बोला। तो साबी धीरे से बोली, आज मुझे ऐसे सोना है, आपकी बाहों में। ओके, सो जाओ। अनुराग ने मुस्कुराकर साबी के माथे को चूम लिया था। अगले दिन अनुप्रिया और रुद्राक्ष की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। विपिन जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब विदाई का समय आया तो सबकी आंखें नम थी। अनुप्रिया विपिन जी के सीने से लगी हुई किसी छोटी सी बच्ची की तरह सिसक रही थी। आप रो क्यों रही हैं? एक ही तो शहर है। जब मन करे तब आ जाइएगा हमसे मिलने, और जब हमारा मन होगा तब हम आ जाएंगे आपसे मिलने। विपिन जी अनुप्रिया को समझाते हुए बोले और फिर अनुप्रिया का हाथ वहीं खड़े रुद्राक्ष के हाथों में दे दिया और नम आंखों के साथ बोले, बेटा ध्यान रखना मेरी अनुप्रिया का। बस यही विनती है आपसे रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हल्का मुस्कुराकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा और एक भी आंसू नहीं आने दूंगा इनकी आंखों में। रुद्राक्ष की बात सुनकर विपिन जी को तसल्ली हुई। अनुराग ने अनुप्रिया को गाड़ी में बिठाया और उसका हाथ पकड़ाकर रुद्राक्ष से बोला, मेरी बहन से बचकर रहना और हो सके तो अपना ध्यान रखना। अनुराग की बात सुनकर रुद्राक्ष हंस दिया था और अनुप्रिया ने अनुराग के कंधे पर एक मुक्का जड़ दिया था। मैं मजाक कर रहा था, आप अपना ध्यान रखना। अनुराग अनुप्रिया के गले लगकर बोला। कुछ टाइम बाद अनुप्रिया को विदा करके सब अंदर आ गए थे। कुछ मेहमान चले गए थे और कुछ वहीं रुक गए थे। मिसेज मेहता ने अनुप्रिया का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से किया। एक दो रस्म के बाद वो अनुप्रिया को रुद्राक्ष के रूम में ही ले आई। गुड नाइट बोलकर वो वहां से चली गई थी। अनुप्रिया ने धीरे से अपना घूंघट हटाया और रूम को देखने लगी। वो रूम फर्स्ट नाइट के लिए डेकोरेट किया गया था, जिसे देखकर अनुप्रिया के गाल लाल हो गए थे। तभी उसने रूम के दरवाजे पर कुछ आहट सुनी। उसने जल्दी से अपना घूंघट ओढ़ लिया। रुद्राक्ष ने धीरे से रूम अंदर से बंद किया और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। वो धीरे से उसके पास ही बैठ गया और अपने हाथ आगे बढ़ाकर अनुप्रिया का घूंघट उठा दिया। फिर अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें डायमंड की एक रिंग थी। उस रिंग को बॉक्स से निकालकर उसने अनुप्रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से उसे वो रिंग पहना दी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, कैसा लगा? बहुत अच्छी है, मुझे काफी पसंद आई। अनुप्रिया अपने हाथ में पहनी उस रिंग को देखकर बोली, तुम्हें अपना तोहफा मिल गया, अब तुम मेरा तोहफा दो। क्या? हस्बैंड को भी बीवी की तरफ से कोई मुंह दिखाई देनी पड़ती है? वैसे मैंने तो नहीं सुना। अनुप्रिया अपने कंधे को मटकाते हुए बोली।
तो रुद्राक्ष थोड़ा आगे बढ़ा और अनुप्रिया के गाल पर एक किस कर दी। रुद्राक्ष की इस हरकत पर अनुप्रिया एकदम जमसी गई। रुद्राक्ष उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, अब तो समझ गई ना मेरा तोहफा। अनुप्रिया ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रुद्राक्ष ने धीरे से उसके सिर से लहंगे का दुपट्टा हटाकर उसके कंधे पर रख दिया तो अनुप्रिया रुद्राक्ष के सीने से जा लगी। रुद्राक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद रुद्राक्ष ने अनुप्रिया को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने होंठ अनुप्रिया के होंठों से मिला दिए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह डूब गए। कुछ महीनों बाद साबी और अनुराग की लाइफ में एक नन्हा मेहमान आया, जिसके आने से दोनों की लाइफ में और खुशियां बढ़ गईं, जिसका नाम अर्श रखा। विपिन जी और आराध्या जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। आखिर प्रमोशन जो हो गया था दोनों का, दादा दादी जो बन गए थे। उसके बाद जब अनुप्रिया ने खुशखबरी सुनाई, उनके पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल रुद्राक्ष का भी था। वो तो खुशी से पागल ही हो गया था जब उसे पता चला कि वो पापा बनने वाला है। सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। आखिर खुश हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी खुश होने की वजह जो मिली थी। दी एंड।